Hello class, today we will do chapter 8, winds, storms and cyclones. So in this chapter we are going to learn about different properties of air, explain how wind currents are generated, differentiate between a thunderstorm and a cyclone, explain the destruction caused by cyclones, and explain the effective safety measures to be taken during a cyclone. Now let's start with the chapter. The weather of the place we live in has a tremendous effect on our daily lives. From the shelter we build to the clothes we wear and the food we eat, everything is affected by the weather of the place. तो देखो जिस जगह पर हम रह रहे हैं उस जगह का मौसम कैसा है, किस तरीके का माहौल रहता है, इस पर हमारा ज़िंदगी पूरी तरीके से डिपेंड करती है। भाई सर्दी है, वेदर ठंडा है, तो हमें क्या करना है, वुलन क्लोथ्स पहनने हैं। गर्मी है, हमें कॉटन क्लोथ्स पहनने हैं। सर्दियों में हमारी जो फूड हैबिट्स होती हैं वो अलग तरीके से होती हैं, गर्मियों में हमारी फूड हैबिट्स अलग होती हैं। ओके, इसके अलावा हमारे जो घर बने हुए हैं वो भी बहुत डिपेंड करते हैं कि हम किस तरीके के एरिया में रह रहे हैं और उस एरिया का वेदर कैसा है। ऑल्सो इफ़ द वेदर टर्न्स सीवियर लाइक स्ट्रॉन्ग विंड्स, हैवी रेन्स और अ साइक्लोन, इट कैन हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द लाइव्स ऑफ द पीपल। इसके अलावा हम जिस जगह पर रह रहे हैं अगर वहाँ पर बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं या बहुत ज़्यादा बारिश होती है या साइक्लोन आ जाता है तो भी हमारी ज़िंदगी पर काफ़ी असर पड़ता है इन चीज़ों का। These natural calamities affect everything including agriculture, communication, transport and electric supply. Now we shall study more about these natural phenomena and some basic concepts concerning them. Let us begin by studying some important properties of air. तो सबसे पहले हम बात करेंगे एयर की प्रॉपर्टीज़ की। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, यानी कि जो एयर है वो प्रेशर लगाती है। सो एयर इज़ ऑल अराउंड अस एंड इट एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन अस. We can feel the force exerted by air on our face when we sit on a fast riding motorbike. जब आप बाइक पर बैठे हों और बहुत तेज़ बाइक चल रही हो तो कितनी तेज़ हवा महसूस होती है ना आपको चेहरे पर, इतनी तेज़ महसूस होती है कि आप आंखें नहीं खोल पाते हैं, आप प्रॉपर सांस नहीं ले पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो एयर है वो आप पर बहुत तेज़ प्रेशर लगाती है। द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ विल हेल्प अस टू डेमॉन्स्ट्रेट दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। तो देखिए ये यहाँ पर कुछ एक्टिविटी दी हुई है, ये आप एक्टिविटी खुद करेंगे। देखिए एक्टिविटी खुद करने से आप चीज़ों की आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आप एक्टिविटीज़ खुद से रीड आउट करें, खुद से इमेजिन करके देखें, है ना। ओके, क्योंकि अगर कुछ ऐसी चीज़ है जो हम करके देख सकते हैं तो बिल्कुल आप करके देखिए। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो हम प्रैक्टिकली कर नहीं देख सकते हैं पर हम ऑब्जर्वेशन की तरह देख सकते हैं, या हमें कुछ ऐसा सामान चाहिए जो हमारे पास घर पे अवेलेबल नहीं है, जो हम सिर्फ स्कूल में ही कर सकते हैं, तो उस एक्टिविटी को आप इमेजिन कर सकते हैं। ओके, तो एक्टिविटी आप खुद करके देखा करिए। ओके, इससे बहुत हेल्प मिलती है, आपको चीज़ों को समझने में मदद मिलती है। ओके, सो एक्टिविटी आप खुद करिएगा। ये भी एक एक्टिविटी है, ये एक दूसरी एक्टिविटी है जो कि शो करती है कि एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है। ओके, तो इसको रीड करिएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो ऐसा नहीं है कि एक्टिविटी आपको खुद समझनी है, यू कैन पोस्ट द एक्टिविटी ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप एंड वी विल डिस्कस योर डाउट। नाउ हाउ हाई स्पीड विंड्स रिजल्ट इन रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। अब जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो एयर के प्रेशर के साथ क्या होता है। Wind has an ability to lift things. To demonstrate this, take a strip of paper, hold it between the thumb and the forefinger and bring it closer to your mouth. Blow strongly over the paper strip. Record your observation. तो देखो हवा किसी भी चीज़ के मूवमेंट को करती है। जैसे कि अगर हम बात करें, देखो इसने क्या लिया है, ये पीस ऑफ पेपर लिया, इसने उस पेपर को पकड़ा और फूंक मारना शुरू किया। क्या होगा भाई, जो पेपर है वो मूवमेंट शो करेगा, वो हिलेगा। You will notice that the paper strip rises upwards. Let us try to understand how this happens. तो देखो जब आप फूंक मारोगे तो ये ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगा। तो एयर की एक प्रॉपर्टी ये भी है कि ये चीज़ों को लिफ्ट कर सकती है। When you blow over the strip, the air above it moves. Moving air reduces the pressure above the strip. Thus, the air pressure below the strip becomes more than the air pressure above it. This lifts the strip upwards. देखिए ये एक्टिविटी तो आप करके देखिएगा, पर
ये वाली जो एक्टिविटी है, देखिए ये भी एक एक्टिविटी ही है, ये जो पूरा ये है ये एक्टिविटी ही है। इस एक्टिविटी को मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये आपने पेपर का टुकड़ा लिया, इसको अपने मुंह के पास लाए और इसमें फूंक मारना शुरू किया। क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। पेपर ऐसे ही तो करेगा, बिल्कुल करेगा। ऐसा क्यों, आखिर ऐसा क्या था जो हमने फूंक मारा और ये पेपर ऊपर की तरफ लिफ्ट हो गया? ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब हमने फूंक मारी तो इसके जो ऊपर की एयर है उसको हमने फूंक मार के हटा दिया, बिल्कुल हटा दिया। तेज़ हवा हमने की और जो उसकी विंड थी, वो जो उसकी एयर थी इसके ऊपर, वो वहाँ से चली गई, बिल्कुल हट गई। अब क्या हुआ, यहाँ पर तो प्रेशर हो गया कम, यहाँ पर था प्रेशर ज़्यादा। ओके, प्रेशर कम होने की वजह से ये तो ऊपर चला गया और यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा हुआ तो इसने उसको और सपोर्ट किया ऊपर जाने के लिए। ओके, चलिए इस एक्टिविटी को मैं एक बार और आपको एक्सप्लेन कर कर दिखाती हूँ। आपने पेपर का टुकड़ा लिया, मुंह के पास रखा, उसको फूंक मारना शुरू किया, ये पेपर इस तरीके से हो जाएगा। रीज़न ये है कि जब आप फूंक मारोगे तो इसके जो ऊपर की जो एयर है वो हट जाएगी फूंक मारने से, जिसकी वजह से जो एयर इस पर प्रेशर लगा रही थी वो हट गई और ये जो पेपर है आपका ये इस पोजीशन में आ गया। नीचे से अभी भी उतना ही प्रेशर लग रहा है क्योंकि आपने फूंक मार के ऊपर की एयर को हटाया, ना कि नीचे की एयर को। ये वाली एक्टिविटी और करिएगा, इस एक्टिविटी से आपको और अच्छे से क्लियर होगी चीज़। It is clear from the above activity that if the speed of wind increases, there is a drop in the air pressure. तो क्या समझा हमने इससे? हमने इससे ये समझा कि जब विंड बहुत ज़्यादा चलेगी, जब तेज़ हवाएं चलेगी तो क्या होगा, एयर प्रेशर कम हो जाएगा। This is known as Bernoulli's principle, which states that an increase in speed of a fluid is accompanied by the decrease in pressure. और ये एक बर्नौली प्रिंसिपल भी है। बर्नौली प्रिंसिपल क्या कहता है? बर्नौली प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर किसी फ्लूइड की स्पीड बहुत ज़्यादा है, अगर कोई पानी जैसी चीज़ है, फ्लूइड है, कोई लिक्विड है, वो बहुत तेज़ी से बह रहा है तो उसका जो प्रेशर होगा वो बहुत कम हो जाएगा। When high-speed winds blow over the roofs of buildings which are weakly attached to a building, the roofs can be lifted and blown away. आपने सुना होगा कि जब बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं या तूफान आता है तो क्या होता है, जो घर होते हैं जिनकी छत बहुत हल्की तरीके से डली रहती है या इनके जो छत होती है वो कमज़ोर होती है, वो उड़ जाती है। ओके, नाउ अब आगे का टॉपिक समझने के लिए हमें सबसे पहले ये एक्टिविटी करनी होगी। इस एक्टिविटी में दो चीज़ें दिखाई गई हैं, दैट एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग एंड एयर मूव फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई प्रेशर टू एरिया ऑफ लो प्रेशर। तो क्या क्या दो चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं? इस एक्टिविटी में ये दिखाया गया है कि एक तो एयर एक्सपेंड करती है जब वो गर्म होती है, दूसरा एयर मूव करती है हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ। तो चलिए देखते हैं क्या है इस एक्टिविटी में। इस एक्टिविटी के लिए हमें चाहिए एक बलून, खाली बॉटल एंड अ टब फिल्ड विद हॉट वाटर। देखिए ये टब है और इसके अंदर गर्म पानी भरा हुआ है। अब करना क्या है हमें? सो लूजन द balloon by filling it with air and then letting the air out. Take the empty bottle and cover its mouth with the balloon. आपने क्या करा कि बॉटल को रखा आपने हॉट वाटर में और उसके बाद जो बॉटल है उसके मुंह पर आपने जो बलून था उसको लगा दिया। Place the bottle in a tub of hot water. Observation: You will notice that when placed in hot water, the balloon expands. तो देखो जब आप इस बलून को एक ऐसी बॉटल के ऊपर लगा रहे हो जो कि गर्म पानी में रखी हुई है तो आपको नज़र आएगा कि कुछ टाइम बाद बलून फूल रहा है। क्यों फूल रहा है ऐसा? When the tub is put in the hot water tub, the air particles start getting heated. तो हो क्या रहा है कि जब आपने इसको गर्म पानी में रखा बॉटल को तो इसके जो पार्टिकल्स थे वो भी गर्म होने लगे। The heat makes the air particles move faster and cover more space. This shows that air expands on heating. This increases the air pressure inside the bottle. क्या हुआ कि जब पार्टिकल्स गर्म हुए तो वो मूव करने लगे, उनका जो प्रेशर था वो बढ़ने लगा और वो प्रेशर लगा बलून की तरफ।
ओके अब यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा था बॉटल के अंदर और वो कहाँ मूव कर रहा है, उस बलून के अंदर जिसके अंदर प्रेशर कम था। तो प्रेशर कहाँ लगेगा, ज़्यादा एयर प्रेशर जहाँ पर होगा वहाँ से लगेगा जहाँ पर कम एयर प्रेशर होगा। तो ज़्यादा प्रेशर कहाँ था, बॉटल में। पार्टिकल गर्म हो रहे थे, मूव कर रहे थे, प्रेशर एक्सर्ट कर रहे थे और वो किस तरफ जाकर लगा, बलून में जहाँ पर एयर प्रेशर कम था। ओके दिस इंक्रीजेज द एयर प्रेशर इनसाइड द बॉटल। The air pressure inside the balloon is lower than that of inside the bottle. Thus, the air moves into the balloon, which starts inflating. Okay, तो दो चीज़ें हम इसमें कवर कर चुके हैं, that air expands on heating and air moves from high pressure to low pressure. Okay, तो ये दो चीज़ें हम इसमें कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे wind currents की। We know that winds blow due to difference in the pressure between different areas. Let us try to understand how this happens in nature. Uneven heating of the earth's surface between the equator and the poles. तो हवाएं क्यों चलती हैं, कैसे चलती हैं, क्या वजह है, कभी तेज़ हवाएं चलती हैं तो कभी कम हवाएं चलती हैं, कभी तो हमें पता भी नहीं चलता कि हवा चल रही है या हमारे आसपास हवा भी है, इतनी शांति होती है। तो क्या रीजंस हैं इसके, तो सबसे पहला रीजन अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स। उसके लिए सबसे पहले हमें देखना होगा अपनी प्यारी सी अर्थ को, यानी कि अपने ब्लू प्लैनेट को। तो देखिए मैं एक बार बता देती हूँ, इट इज़ ए ग्लोब। ये जितना भी ब्लू पोर्शन है दिस इज वाटर बॉडीज। ओके ये सारी वाटर बॉडीज है, ये सारा पानी है जो कवर किया हुआ है हमारे अर्थ को। और ये जितना भी आपको येलो पोर्शन नज़र आ रहा है दीज आर द कॉन्टिनेंट्स ऑन द अर्थ सरफेस। अब होता क्या है कि यहाँ पर जब सूरज की रोशनी पड़ रही है, ये इक्वेटर की लाइन आपको नज़र आ रही होगी बड़ी सी, इक्वेटर के पास ज़्यादा रोशनी पड़ती है। ओके और जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जाते जाएंगे, जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे जो हीटिंग है वो कम होती जाएगी, क्योंकि भाई सन तो यहाँ है ना, तो सन सिर्फ इस एरिया को गर्म करेगा। पर क्या होगा जब ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल तक बिल्कुल भी हीट नहीं जाएगी, या फिर जब ये वाला जो एरिया है जो ज़्यादा गर्म है, यहाँ की एयर ज़्यादा गर्म होगी और ये वाला एरिया जो थोड़ा सा ऊपर है यहाँ की एयर कम गर्म होगी, और जो नॉर्थ पोल है और जो साउथ पोल है यहाँ पर जो एयर है वो तो सबसे ज़्यादा ठंडी होगी। सो अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, हर जगह जो अर्थ का सरफेस है वो एक जैसा गर्म नहीं है, ना ही एक जैसा ठंडा है। When the sun shines directly above the equator, the air in this region gets heated and rises up, creating a region of low pressure. अब होता क्या है देखिए कि जहाँ पर सूरज की रोशनी पड़ रही है, यहाँ पर ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है जहाँ पर सूरज की सबसे ज़्यादा रोशनी पड़ रही है, यहाँ की एयर गर्म है। ओके यहाँ की एयर कैसी है, गर्म है, काफ़ी गर्म है। अब वो क्या करेगी, हमने पढ़ा था ना कि जब एयर गर्म होती है तो वो ऊपर की तरफ मूव करती है, हल्की हो जाती है। तो जब यहाँ की जो एयर है वो बहुत ज़्यादा सूरज की रोशनी से गर्म होगी तो यहाँ की एयर गर्म हो गई और वो ऊपर की तरफ मूव करती है, राइजेज अप। अब जब यहाँ से जो एयर है वो मूव कर जाएगी तो यहाँ पर कैसा एरिया बन जाएगा, लो प्रेशर। भाई एयर कम हो गई ना, क्योंकि हल्की थी एयर, और हल्की एयर ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई। जब ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई तो यहाँ पर कैसा एरिया बन गया, लो प्रेशर का एरिया। This makes the cool air from the surrounding region on either side of the equator move towards this low pressure area. अब देखिए होगा क्या, यहाँ वाली जो एयर थी वो गर्म हो गई और ऊपर की तरफ चली गई, ठीक है। पर यहाँ तो जो ठंडी एयर थी, जो ज़्यादा एयर थी, जो ज़्यादा यहाँ पर जो प्रेशर ज़्यादा था, हाई प्रेशर एरिया है, यहाँ की एयर कहाँ जाएगी, नीचे की तरफ आएगी। क्योंकि हमने अभी पिछली एक्टिविटी में ये भी किया था कि एयर मूव करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है तो ये कहाँ जाएगी, इक्वेटर की तरफ जहाँ पर प्रेशर कम है। ओके Similarly, at the poles, the air is very cold and sinks close to the surface, creating a high pressure area. The air above the area surrounding the poles is warmer and hence lighter. This warm air rises up, creating a low pressure area, and the cold air from the polar region rushes to take its place.
नाउ अनइक्वल हीटिंग ऑफ द लैंड एंड वाटर सरफेसेस। तो देखिए इसके अलावा दूसरा रीज़न ये भी है कि भाई हमारी अर्थ पर पानी भी है और लैंड भी है। अब ज़मीन जितना टाइम लेगी ठंडा या गर्म होने में, ठीक है, उतना टाइम वाटर नहीं लेगा ठंडा या गर्म होने में। वाटर अलग टेम्परेचर पे गर्म होता है और जो लैंड है वो गर्म होती है अलग टेम्परेचर पे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि 1 घंटे में, अगर ये वाला जो एरिया है, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको 1 घंटे का, समझ लीजिए 1 घंटे के लिए यहाँ पर सूरज की रोशनी चमकी है, सूरज निकला है, यहाँ पर सूरज की हीट यहाँ पर पहुँच रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये एरिया जितना गर्म हो जाए उतना एरिया वो यहाँ भी गर्म हो जाए। हो सकता है 1 घंटे में ये वाला एरिया ज़्यादा गर्म हो जाए और ये इस पर फर्क ही ना पड़े। तो जो वाटर बॉडी है और जो आपका लैंड एरिया है वो ज़रूरी नहीं है एक जैसा ही गर्म या एक जैसा ही ठंडा हो। ये भी एक रीज़न होता है हवाएं चलने का। अब वो कैसे होता है ये आप देखिए। लैंड एब्जॉर्ब्स हीट बेटर देन वाटर, so during the day when the sun is shining the land gets hotter than the water। होता क्या है देखिए, ये है हमारी अर्थ, यहाँ पर सन शाइन कर रहा है, दिन का टाइम है, ऑफ कोर्स सूरज तो चमकेगा, अगर सर्दी नहीं है और बादल नहीं है तो सूरज चमक रहा है। अब जब सूरज चमक रहा है तो एक्चुअली होता क्या है कि इसको भी गर्म होना है, इस एरिया वाटर बॉडी को भी गर्म होना है, इसको भी गर्म होना है, पर दोनों चीज़ें गर्म तो होती हैं, पर जो लैंड वाला एरिया है वो ज़्यादा गर्म हो जाता है पानी के कंपैरिजन में। दिस मेक्स द एयर क्लोज टू द लैंड सरफेस वार्मर। अब होगा क्या, देखिए यहाँ भी सूरज की रोशनी पड़ रही है, यहाँ भी सूरज की रोशनी पड़ रही है, ये कम गर्म हुआ, ये ज़्यादा गर्म हो गया। जब ये ज़्यादा गर्म हो गया तो यहाँ की जो एयर थी वो कैसी हो गई, गर्म। क्या करेगी, वो मूव करेगी, ऊपर की तरफ जाएगी, इस एरिया को कैसा बना देगी, लो प्रेशर एरिया। कैसा बना देगी, लो प्रेशर एरिया। अब क्या होगा, अब जल्दी से यहाँ की जो एयर है ना वो फुर्ती के संग जल्दी से तैयार हो जाएगी कि अरे भाई मुझे तो बहना है, मुझे तो यहाँ जाना है। क्यों, क्योंकि यहाँ की एयर ज़्यादा गर्म थी, इसने अपनी जगह छोड़ दी। यहाँ की एयर कम गर्म थी तो भारी थी, यहाँ पर थी, अब वो कहाँ मूव करेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो यहाँ से जो एयर होगी वो किधर जाएगी, लैंड की तरफ। किधर जाएगी, लैंड की तरफ, सी से लैंड की तरफ। मैं एक बार दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए हमारी जो अर्थ है उस पर पानी भी है और लैंड भी है। जब दोनों ही गर्म होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों एक जैसे गर्म हों। होता क्या है कि जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो वाटर बॉडी पानी कम गर्म होता है और जो लैंड है वो ज़्यादा गर्म हो जाती है। जब लैंड ज़्यादा गर्म हो जाती है तो इसके ऊपर की जो एयर होती है वो भी ज़्यादा गर्म हो जाती है और वो ऊपर की तरफ मूव करती है, जिसकी वजह से यहाँ पर लो प्रेशर बन जाता है। अब हमने पढ़ा था कि जो एयर है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। यहाँ पर हाई प्रेशर है, यहाँ पर लो प्रेशर है, तो कहाँ से चलेगी हवा, यहाँ से चलेगी हवा और यहाँ पर आएगी। द कूल एयर फ्रॉम द सी रशेज टू टेक इट्स प्लेस एंड दिस इज कॉल्ड सी ब्रीज। इसको हम क्या बोलेंगे, सी ब्रीज। अब रात को बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, ओके, रात को बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। देखिए रात को बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, रात को चलेंगी लैंड ब्रीज। ऐसा क्यों होगा, देखिए जब ठंडक हो जाएगी रात को, जब सूरज नहीं होगा तो इसको टाइम लगेगा ठंडा होने के लिए, क्योंकि ये पूरे दिन गर्म रही है, ये पूरे दिन गर्म रही है। हाँ इसके कंपैरिजन में कम गर्म थी पर गर्म तो रही है, ये भी गर्म रहा। पर रात को क्या हुआ कि इसको टाइम लगा ठंडा होने में, जबकि जो लैंड वाला एरिया था वो जल्दी ठंडा हो गया। अब जब ये वाला लैंड का एरिया जल्दी ठंडा हो गया, रात की बात हो रही है, जब ये लैंड वाला एरिया जो ज़मीन है वो जल्दी ठंडी हो जाएगी तो इसके ऊपर की एयर भी जल्दी ठंडी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ की एयर देर में ठंडी होगी, क्यों, क्योंकि भाई यहाँ का जो एरिया है उसको टाइम लगेगा ठंडा होने में, पानी को टाइम लगता है ठंडा होने में, ज़मीन जल्दी ठंडी हो जाएगी। अब क्या होगा, यहाँ पर ठंडा है तो यहाँ पर हाई प्रेशर बन गया, यहाँ पर गर्म है तो लो प्रेशर बन गया, क्योंकि यहाँ की जो एयर है वो मूव कर रही है ऊपर की तरफ। ये रात की बात हो रही है, ओके। अब क्या होगा, अब होगा कि यहाँ की जो ठंडी एयर है वो यहाँ पर जाएगी गर्म एयर की जगह लेने के लिए।
इसको हम बोलेंगे लैंड ब्रीज। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे? लैंड ब्रीज। ओके, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसको अगर आपको दोबारा समझना होगा, आप वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखिएगा। ड्यू टू सी ब्रीज ब्लोइंग during the day and the land breeze during the night, the coastal areas have a pleasant climate throughout. The winds blowing from the sea towards the land are laden with moisture and bring rain. These winds then that bring rain are called monsoon. Rain brings relief in the hot regions and aids agriculture. Excessive rains, however, can cause havoc and result in floods, which can cause a lot of damage directly and indirectly to humans. Let us study some of the natural effects of wind. तो देखिए, हवा जब तक अच्छी अच्छी चल रही है, धीमी धीमी चल रही है, ठीक है, पर जब ये बहुत तेज़ चलती है या ये अपने साथ बहुत सारा मॉइस्चर लेकर आ जाती है जिसकी वजह से फ्लड हो जाता है, ओके, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो ये एग्रीकल्चर को भी ख़राब करती है, ज़मीन को भी ख़राब करती है, ओके, और बाढ़ भी ले आती है। तो चलिए देखते हैं हम कुछ ऐसे नेचुरल इफ़ेक्ट्स जो कि विंड की वजह से हमारी अर्थ पर देखने को हमें। तो सबसे पहला है थंडरस्टॉर्म। अ थंडरस्टॉर्म डेवलप्स when the air has a lot of moisture that could result in the formation of clouds that could bring rain. थंडरस्टॉर्म कब होता है? जब ऐसी हवाएं चलती हैं जिसके अंदर बहुत सारा मॉइस्चर होता है। A thunderstorm is more likely to occur when the air is warm. The warm air tends to rise up. If the air rises rapidly, it tends to be unstable and the probability of thunderstorm occurring increases. ऐसा कब होता है? थंडरस्टॉर्म अक्सर करके तब होता है जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, हवा गर्म हो जाती है और जिसकी वजह से वो बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ मूव करती है। Thunderstorms accompanied by lightning can cause loss of life and material. One should take the following precautions in such a situation. अब अचानक से थंडरस्टॉर्म आ जाएगा तो आपको करना क्या है? डू नॉट टेक शेल्टर अंडर ट्रीज, क्योंकि भाई आप अगर पेड़ के नीचे खड़े हुए हो और बाई चांस पेड़ गिर गया आपके ऊपर तो सोच सकते हैं ना आप क्या होगा। बिल्कुल, तो आपको पेड़ के नीचे बिल्कुल भी नहीं खड़े होना है। डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड। डू नॉट यूज़ एन अम्ब्रेला विद अ मेटल एंड। आपने देखा होगा जो अम्ब्रेला होते हैं, जो छाते होते हैं, उनके ऊपर मेटल का टुकड़ा लगा रहता है, ऐसे करके ना, ऐसे करके ये ऐसे होता है अम्ब्रेला और इसके ऊपर ऐसे करके लगा रहता है। ओके, तो इस टाइप का अम्ब्रेला बिल्कुल भी यूज़ ना करें। ओके, डू नॉट सिट नियर अ विंडो, विंडो के पास ना बैठें। इफ़ इन वाटर गो आउट एंड टेक शेल्टर इन अ बिल्डिंग। अगर आप पानी में हैं, आप स्विमिंग कर रहे हैं, आप नदी के किनारे हैं, आप समुद्र के किनारे हैं, तो जल्दी से एक बिल्डिंग में चले जाएं। इफ़ इन अ कार और अ बस रोल अप द विंडोज़ एंड स्टे देयर। अब दूसरा है साइक्लोन। We have understood so far that a difference of temperature between two regions sets up the convection currents in air. Warm air rises up, creating a low pressure area. The cool air from the surrounding areas rushes towards this low pressure area. The warm air cools down on rising up and the water vapor condenses to form clouds. The heat released due to condensation of water vapor warms the air around. The warm air tends to rise up, leading to a drop in air pressure. More air rushes towards this low pressure area. This cycle is repetitive and results in a system of low pressure region with high speed winds revolving around it. This weather condition is referred to as a cyclone. अब cyclone क्या होता है? देखिए, मैं बार बार आपको यही समझा रही हूँ, अनइवन हीटिंग होती है जिसकी वजह से जो अगर गर्म ज़्यादा हो गया है कोई एरिया तो वहाँ से वहाँ की जो एयर है वो भी गर्म हो जाएगी और बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ मूव करेगी। उस गर्म एयर की जगह लेने के लिए जो ठंडी वाली एयर है वो भी बहुत जल्दी से मूव करेगी। अब होगा क्या कि जो गर्म एयर है उसके अंदर मॉइस्चर है वो ऊपर जाएगा और कंडेंस हो जाएगा। जब इस टाइप की सिचुएशन बन जाती है तो इसको हम बोलते हैं साइक्लोन। Wind speed, direction, temperature and level of humidity are some of the factors affecting the development of a cyclone. तो किस किस चीज़ पे फ़र्क पड़ता है साइक्लोन का बनना और वो कितनी तेज़ी से आएगा या कितना धीरे आएगा? ये डिपेंड करेगा कि विंड की स्पीड कैसी है, उसका डायरेक्शन किस तरफ है, टेम्परेचर कितना ज़्यादा वेरिएट कर रहा है, ह्यूमिडिटी कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है। विंड स्पीड इज मेजर बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एनीमोमीटर। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि हवा की स्पीड को मेजर करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं एनीमोमीटर। नाउ विंड वेन।
It is the shape of an arrow with the tip being the front and the tail being the rear part. Another shape is that of a rooster. In both cases, the rear part is broader than the front, so that air presses more in this part and thus the tip points in the direction of the wind. तो देखिए विंड वेन कुछ इस तरीके का होता है. ओके ये विंड वेन है. इसमें देखिए आपको डायरेक्शंस नज़र आ रहे होंगे, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट. ओके तो ये हम पता करते हैं कि विंड का डायरेक्शन किस तरफ है, तो हम इस विंड वेन से पता कर सकते हैं. ओके इट इज़ अ इमेज ऑफ विंड वेन. ओके तो विंड वेन आपको समझ में आया. इससे हम हवा किस डायरेक्शन में चल रही है इससे पता करते हैं. Now wind socks, it is another instrument used for finding wind direction. तो ये देखिए ये एक और इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप विंड का डायरेक्शन पता कर सकते हैं. एक अभी हमने देखा विंड वेन, ये है आपका विंड सॉक्स. विंड सॉक्स आर अ कॉमन साइट नियर द एयरपोर्ट. ये कहाँ आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा? एयरपोर्ट के आसपास. इट इज़ अ कॉनिकल टेक्सटाइल ट्यूब रिजेंबलिंग अ जाइंट सॉक विच इज़ डिज़ाइन टू इंडिकेट विंड डायरेक्शन एंड रिलेटिव स्पीड. तो ये आप देखिएगा, गूगल करके देखिएगा. जिस तरीके से मैंने आपको विंड वेन दिखाया इसी तरीके से आप विंड सॉक्स देखिएगा. नाउ डैमेजेस कॉज्ड बाय साइक्लोन्स. अब साइक्लोन आया भाई, आप खुद समझ सकते हैं कितना भयानक. ये देखिए है ना. अब ये आएगा तो नुकसान तो करके जाएगा. तो चलिए देखते हैं क्या क्या नुकसान कर सकता है ये. वाटर इन द वाटर बॉडीज गेट्स पुश्ड टुवर्ड्स द शोर, which is an indication of an approaching cyclone. This surge of water can wash away everything on the shore, leading to loss of life. क्या होता है जब साइक्लोन आता है तो जो पानी है वाटर बॉडीज से वो कहाँ टकराने लगता है? कोस्टल एरिया से. उसके जो आसपास के एरिया हैं उनसे टकराने लगता है. अब आप खुद समझ सकते हैं कि अगर समुद्र से पानी कोस्टल एरिया की तरफ आएगा तो कितनी तबाही मचा सकता है. लोग मर सकते हैं, बिल्डिंग्स गिर सकती हैं. The low pressure in the center of the cyclone, also called the eye of the cyclone, can lift the water in the seas high as the cyclone moves towards the shore. This results in seawater entering the low-lying areas near the coast and causing damage to life and property. It reduces the fertility of the soil. तो जो साइक्लोन होता है ना वो कुछ इस तरीके से आता है. और इसके जो बीच का एरिया होता है ना ये लो प्रेशर एरिया होता है. लो प्रेशर एरिया की वजह से अपने रास्ते में जो भी चीज़ें आती हैं ये उसको उठा लेता है और उठाकर ये कहाँ ले जाता है? जहाँ पर इसकी स्पीड कम हो जाए वहाँ तक ले जाएगा और इसमें जो भी कुछ होगा ये वहाँ पर जाके ड्रॉप कर देगा. क्या होता है इसके अंदर? बहुत सारा पानी. If a cyclone is accompanied by strong winds, nothing can stand in its way, leading to a huge loss of life and property. ये इतनी तेज़ी से आता है कि इसके रास्ते में जो भी बिल्डिंग आती है, जो भी चीज़ें आती हैं, ये पूरी तरीके से उसको ख़त्म कर देता है. इसके अलावा आपने बड़ा ही नाम सुना होगा न्यूज़पेपर में हरिकेन. ओके तो साइक्लोन को ही अमेरिका में हरिकेन बोला जाता है और टाइफून बोला जाता है जापान और फिलीपींस में. ओके नाउ टॉर्नेडोज. A tornado is a funnel-shaped, rapidly rotating column of air which is very high. Tornadoes are formed in thunderstorms when unstable hot air on the ground rises and meets cooler air above. तो thunderstorms कब आते हैं? ये तब आते हैं जब बहुत ज़्यादा एरिया गर्म हो जाता है और यहाँ से जो एयर उठकर जाती है वो बहुत तेज़ी से मिलती है ठंडी एयर के साथ. जब बहुत गर्म एयर काफ़ी ठंडी एयर से मिलती है वो भी ज़्यादा स्पीड में, तो क्या बनाती है? टॉर्नेडोज. The wind speed in tornadoes in extreme cases can reach up to 500 किलोमीटर पर आवर. मतलब एक टॉर्नेडो की स्पीड ना 500 किलोमीटर पर आवर तक हो सकती है. Tornadoes can cause extensive damage to life and property. Tornadoes which are formed over the sea or water bodies are called water spouts. तो जब ये टॉर्नेडो किसी भी वाटर बॉडी के ऊपर बनता है तो हम इसको क्या बोलते हैं? वाटर स्पाउट्स. ओके टॉर्नेडो जब भी किसी आपकी वाटर बॉडी के ऊपर बनेगा तो हम उसे क्या बोलेंगे? वाटर स्पाउट्स. अब प्रिकॉशंस हम क्या ले सकते हैं? इफ वन लिव्स इन एन एरिया दैट इज प्रोन टू साइक्लोन्स ऑन थंडरस्टॉर्म्स one should take the following precautions. Keep good quality torch lights, a reliable battery powered radio and a spare batteries handy. तो आपको क्या करना है? आपके पास एक टॉर्च होनी चाहिए, आपके पास एक रेडियो होना चाहिए जिससे आप सारी जानकारी सुन पाएँ. ओके क्योंकि आप बैठकर अगर कहीं टॉर्नेडो आएगा तो टीवी नहीं देखेंगे. ओके ये तो ऑब्वियस है. तो आपके पास एक रेडियो होगा जिससे अगर सरकार कुछ आपसे बात करना चाह रही है, आपको कुछ बताना चाह रही है, आपके लिए कोई प्लान शेयर करना चाह रही है तो आप उसको सुन पाएँ.
अ फर्स्ट एड बॉक्स शुड बी केप्ट विद द अबव मेंशन्ड थिंग्स। उसके अलावा आपके पास एक फर्स्ट एड बॉक्स भी होना चाहिए। स्टोर इनफ वाटर फॉर फैमिली मेम्बर्स इन एयर टाइट कंटेनर्स। इसके अलावा देखिए काफ़ी जब इस टाइप की सिचुएशन बनती है तो आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं लंबे समय तक, तो आपको अपने पास वाटर भी स्टोर करके रखना है, और हो सकता है आपके घर में भी पानी घुस जाए, ठीक है, कुछ भी सिचुएशन बन सकती है, तो आपके पास हमेशा पानी होना चाहिए एयर टाइट कंटेनर में, जिससे वो खराब ना हो जाए या फैल ना जाए। Some essential commodities like food items should also be kept ready in case you need to leave home in an emergency। इसके अलावा सरकार अचानक से पूरा का पूरा एरिया भी खाली करा देती है, जिसमें आपको जस्ट उठना है, अपना ज़रूरी सामान उठाना है थोड़ा बहुत, और उस एरिया को खाली कर रहा है, क्योंकि जो सरकार है वो अलर्ट जारी करती है जब पता चलता है कि इस टाइप की कोई सिचुएशन बनने वाली है, तो बहुत बड़े लेवल पर एरिया खाली कराना होता है, और इतना समय नहीं होता है कि आप बैठ के पैकिंग करें। तो आपके पास कुछ बॉटल्स होंगी पानी की, कुछ थोड़ा सा खाने का सामान होगा, तो आपको जस्ट उठाना है और इमरजेंसी में उस जगह को खाली करना है। In case you need to leave your home, turn off the gas, electricity, water supply and unplug all the electrical appliances। आपको क्या करना है, अगर आपको घर खाली भी करना है तो आपको गैस का सिलेंडर ऑफ कर देना है, ओके, आपको इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देनी है, आपको मेन पावर सप्लाई बंद कर देनी है, आपको सारे के सारे प्लग बाहर निकाल देने हैं। कॉपरेट एंड हेल्प योर नेबर्स एंड फ्रेंड्स। सबका साथ दें, ऐसा नहीं है कि खुद भाग लिए अपना सामान लेके, ओके, अपने नेबर्स अपने फ्रेंड्स का भी ध्यान रखें। When outdoors, look out for electricity cables that may have been brought down by the storm. Do not touch them। इसके अलावा अगर आप घर से बाहर हैं तो आसपास देखिए, किसी तरीके का कोई तार हो या किसी टाइप की कोई केबल आपको नज़र आए तो आप उसको टच मत करिए, उसमें करंट आ सकता है। Avoid pools of water with power cables lying in them. Keep away from loose overhanging objects and branches of trees। इसके अलावा आप ऐसी जगह पर ना रहें जो बहुत हल्की हो वज़न में, या ऐसा हो कि वो थोड़ा सा ना ऐसे लूज़ हो रखी हो। क्यों ऐसा होगा, तो वो आपके ऊपर गिर सकती है, जैसे कि कोई ब्रांच है ना, ट्री की, अगर वो हल्की फुल्की है, हल्के तरीके से लगी हुई है, तो क्या होगा, वो गिर सकती है आपके ऊपर, ओके। सो बी वेयर ऑफ स्नैक्स दैट मे हैव कम आउट ऑफ देयर होल्स ड्यू टू द फ्लडिंग। इसके अलावा देखो बाढ़ का भी माहौल बन जाता है, तो ऐसे में ना जो सांप होते हैं वो भी ज़मीन से बाहर निकल आते हैं, तो आपको सांप से भी बचकर रहना है। सेफ्टी मेजर्स टू बी टेकन बाय द गवर्नमेंट। अब देखो ऐसी कंडीशन में सरकार भी काम करती है, सरकार भी कोशिश करती है कि लोगों की जान ना जाए, कम से कम लॉस हो। देखो ये नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं, इनको रोक नहीं सकती है सरकार, इनको कोई नहीं रोक सकता है। टॉर्नेडोज, हरिकेन्स, साइक्लोन्स आएंगे तो आएंगे, हम सिर्फ इनसे बच सकते हैं। तो सरकार का भी मोटिव यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाया जा सके और नुकसान कम हो। It is the government's duty to have the following in place in order to minimize damage to life and property due to thunderstorms and cyclones. An efficient cyclone forecast and warning system। तो देखो सरकार का सबसे पहला काम ये रहता है कि एक तो साइक्लोन आ रहा है तो उसकी फोरकास्टिंग हो जाए, ओके, लोगों तक उसकी जानकारी पहुंच जाए, किस एरिया को हिट करेगा, कितनी तेजी से आएगा, कब आएगा, कितने समय तक इसका असर रहेगा। एन अरेंजमेंट ऑफ रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ द वार्निंग टू पोर्ट्स, फिशरमैन, शिप्स एंड द जनरल पब्लिक। लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पहुंचाने का काम भी सरकार का ही रहता है। कंस्ट्रक्शन of cyclone shelters in areas prone to the cyclone and developing awareness about them among people। इसके अलावा भाई घर बह जाएंगे, घरों में पानी घुस सकता है, करंट हो सकता है, आग लग सकती है, जिसकी वजह से लोगों से घर खाली कराना होगा। अब आप लोगों से ये तो बोल नहीं सकते कि आप लोग घर तो खाली कर दो पर सड़क पे रह जाओ, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो जिन लोगों ने घर खाली किया है, जो अपना घर छोड़कर आए हैं, उनको कहीं ना कहीं तो रखना है, तो इस टाइप के जो शेल्टर्स बनाने का काम होता है वो भी सरकार का होता है। फास्ट एंड इफेक्टिव वेज ऑफ मूविंग पीपल टू सेफ प्लेसेस इन द इवेंट ऑफ एन अप्रोचिंग साइक्लोन। इसके अलावा लोगों को घरों से निकालकर, उस एरिया से निकालकर सेफ जगह पर पहुंचाने का काम भी हमारी सरकार करती है। पीपल लिविंग इन साइक्लोन प्रोन एरियाज शुड ऑल्सो टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशंस। अब ऐसा नहीं है कि लोग सरकार के ही काम के लिए बैठे रहें कि कब सरकार आएगी और हमें लेकर जाएगी। कुछ प्रिकॉशंस खुद भी लोगों को लेने चाहिए। डू नॉट ड्रिंक वाटर दैट कुड बी कंटेमिनेटेड। गंदा संदा पानी ना पिएं। डू नॉट टच अ वेट इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, स्विच और केबल। अगर अप्लायंसेज हैं, आपके जो इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं वो गीले हो चुके हैं तो उनको टच ना करें।
Do not go out just for the sake of fun. Do not make any undue demands on the rescue forces but cooperate with them. इसके अलावा कोई भी ऐसी डिमांड ना रखें कि जिन्हें पूरा ना किया जा सके और जो बिल्कुल अनजस्ट हो। अब जैसे कि आपके एरिया में साइक्लोन आ गया, थंडरस्टॉर्म हो रहा है, आपको सरकार बचाने आ रही है। सरकार का मतलब ऐसा नहीं कि खुद प्राइम मिनिस्टर आएंगे, प्रेसिडेंट आएंगे, वो अपनी फ़ौज भेजेंगे, वो अपनी रैपिड एक्शन टीम भेजेंगे वहाँ पर कि जाइए लोगों की मदद कीजिए, लोगों को खाना पहुँचाइए। अब आप उनसे बोलो नहीं नहीं मैं रोटी नहीं खाऊंगा, मुझे तो बर्गर खाना है, तो क्या ये डिमांड ठीक है? नहीं। तो इस तरीके की डिमांड्स भी आप इन कंडीशंस में ना करें। जो जैसा मिल रहा है, जितनी मदद मिल रही है, आप ज़्यादा से ज़्यादा वो लेने की कोशिश करें, लोगों की मदद करें और सहयोग दें अपनी सरकारी टीम्स का जो कि आपको बचाने आई हैं। यूज़ ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी ड्यू टू पिक्चर्स sent by satellites, the weather conditions of a place can be continuously monitored. तो देखो हमारी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है। आज कहीं साइक्लोन आ रहा होता है तो ऐसा नहीं है कि जब आ जाए तब पता लगता है, काफ़ी टाइम पहले से ही इस चीज़ों की बातचीत शुरू हो जाती है, वार्निंग शुरू हो जाती है, बताने लगते हैं कि ये आएगा, ये इस दिन आ सकता है, अप्रोच कर रहा है, इसकी इंटेंसिटी इतनी है, ये इतनी तेज़ी से आएगा। तो ये सब हमारी टेक्नोलॉजी ही है जो एडवांस होकर हमें बता रही है कि किस तरीके से हम खुद को बचा सकते हैं और क्या वो नेचुरल कैलेमिटी है जो हमारे ऊपर अब आ सकती है। So in the event of a developing cyclone, a cyclone alert or a cyclone watch is issued 48 hours in advance of the expected storm. तो 48 hours से ही शुरू हो जाता है वार्निंग मिलना। In case the situation worsens, a cyclone warning is issued 24 hours in advance. This message is broadcast at regular intervals to create awareness among people. ऐसा बताया जाता है लोगों को कि हाँ नेचुरल कैलेमिटी आ रही है, जिससे लोग अपना ध्यान रख पाएँ, लोग उस एरिया में सेफ बने रह पाएँ। Now we have completed with the chapter. You have to do the exercises of this chapter and the question answers. Next class में हम करेंगे next chapter. Till then, bye bye.